हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज के लेक्चर में हम करेंगे दो थ्योरेटिकल पोर्शन, एक थर्मिस्टर और एक सुपर कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टिविटी। लेक्चर नंबर है 10। और बेटा ये ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन है। पर हर एग्जाम में, हर एंट्रेंस में एक या दो क्वेश्चन इनमें से जरूर मिल जाता है, एक तो है ही है पक्का। अब देखो, इसमें पहली चीज है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर किसने डिस्कवर किया था? कैमरलिन ओन्स इन 1911। ये नाम याद कर लेना। अब ध्यान से सुनना, थर्मिस्टर हमने पहले किया था भाई कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेसिस्टेंस में चेंज आती है। मेटल्स में टेम्परेचर इंक्रीज करें, रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। इंसुलेटर में टेम्परेचर इंक्रीज करें, रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, डिक्रीज। सेमीकंडक्टर्स में भी टेम्परेचर इंक्रीज करें, रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। ये हम कर चुके हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। फिर हमने एक चीज की थी अल्फा R2 माइनस R1 बाई R1 T2 माइनस T1। ये प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, बेटा ये तो आपको देखने पड़ेंगे प्रीवियस सारे के सारे। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस मेटल्स के लिए पॉजिटिव होगा, कर चुके हैं। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होगा, और सारी बातें कर चुके कि भाई अल्फा के ऊपर टेम्परेचर का क्या है, मतलब क्या इनमें रिलेशन है ही नहीं, कोई अलग अलग चीजें हैं। एलोय किया था बस, जिसका अल्फा कम है, एलोय। कॉन्स्टेंटाइन, मैग्नीन, यूरेका, जिनका अल्फा कम है। अब थर्मिस्टर पे आओ। तुम्हें यह करना है कि थर्मिस्टर आर हीट सेंसिटिव डिवाइस। मेन बात यह है कि थर्मिस्टर्स आर हीट सेंसिटिव डिवाइस। अब बताओ, हीट सेंसिटिव डिवाइस मींस जिनके ऊपर हीट का ज्यादा असर पड़े, जिनका रेसिस्टेंस थोड़े से टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे ज्यादा इफेक्टेड हो, उसी को कहेंगे ना हीट सेंसिटिव। बेटा जो हीट से इंडिपेंडेंट होंगे उनका अल्फा कम होगा, जिनको गर्म करने पे उन पे रेसिस्टेंस का कोई फर्क ना पड़े उनका अल्फा कम होगा। पर जिनके रेसिस्टेंस के ऊपर हीट का अच्छा खासा फर्क पड़े, जिनका अल्फा ज्यादा हो, ज्यादा, अब ज्यादा का मतलब ये नहीं पॉजिटिव ना, जिनका अल्फा ज्यादा हो, अल्फा ज्यादा का मतलब जिनके रेसिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा पड़े, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो। सिंपल सी बात हो गई। दीज आर हीट सेंसिटिव डिवाइस whose resistance changes rapidly with change in temperature। टेम्परेचर चेंज करते ही रेसिस्टेंस में चेंज आए, चाहे वो बढ़ेगा रेसिस्टेंस तो अल्फा पॉजिटिव, घटेगा तो अल्फा नेगेटिव। These are made up of oxides of various metals and semiconductors। बस याद करना है, thermistors heat sensitive device with more alpha
अल्फा में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हीट सेंसिटिव डिवाइस है, मोर अल्फा है जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, मतलब जिसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे रेसिस्टेंस का अच्छा खासा इफेक्ट पड़ जाए, उन इंस्ट्रूमेंट्स को थर्मिस्टर्स कहते हैं। इसकी डिस्कवरी कैमरलिन ओन्स ने 1911 में की थी। ये सेमीकंडक्टर और मेटल्स के ऑक्साइड्स के बने होते हैं। इनका अल्फा पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब इनके यूजेज पे आओ। यूजेज, थर्मिस्टर्स के यूजेज देखो, बुक वाले ने तो दूसरे ढंग से लिखा हुआ है, मैंने आपको दूसरे ढंग से समझाना है। दीज आर यूज्ड एज कंपनसेटिंग डिवाइस। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? कंपनसेशन का मतलब होता है किसी चीज की कमी को दूर करना। मतलब जैसे कोई नुकसान हो जाए किसी आदमी का, तो वो गवर्नमेंट से कंपनसेशन मांगता है। मान लिया तुम्हारे एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स आ गए, दूसरे में 95 हो गए, तो आप ये कह सकते हो कि 80 मार्क्स वाले सब्जेक्ट की कंपनसेशन कर दी 95 वाले ने, मतलब जो कमी थी वो दूर कर दी। इसलिए इसको कहते हैं कंपनसेटरी डिवाइस। अब इसका पर्पज क्या है, ध्यान से देखो। जैसे हम ये चाहते हैं कि जो हमारी टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब है उसका फिलामेंट का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, हीट बनती है। उसमें जैसे ही हम करंट पास करेंगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज, रेसिस्टेंस इंक्रीज, करंट डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हमने इसके सीरीज में नेगेटिव अल्फा का थर्मिस्टर लगा दिया। नेगेटिव अल्फा का थर्मिस्टर मतलब जैसे करंट पास होने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ा, इसका रेसिस्टेंस इंक्रीज हुआ, तो हमने नेगेटिव अल्फा का थर्मिस्टर लगा दिया ताकि इसमें करंट कांस्टेंट हो जाए। जितना रेसिस्टेंस इसका बढ़े, मान लिया इसका रेसिस्टेंस इतना बढ़ गया, उतना ही रेसिस्टेंस इसका घट जाए, तो एक किस्म से इस सर्किट का रेसिस्टेंस कांस्टेंट हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, इस थर्मिस्टर ने इसके रेसिस्टेंस के इंक्रीज को कंपनसेट कर दिया। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई हम these thermistors are used as compensating device। किस काम के लिए? किसी सर्किट का रेसिस्टेंस कांस्टेंट करने के लिए। अब रेसिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो ऑटोमेटिकली करंट कांस्टेंट। सो पहला यूज, these are used as a compensatory device for keeping resistance of a circuit constant। पर इसके दो केस में डिवाइड कर दिया मैंने कि थर्मिस्टर ऑफ नेगेटिव अल्फा, ये रहा नेगेटिव अल्फा, इज यूज्ड इन सीरीज विद फिलामेंट ऑफ ए टेलीविजन ट्यूब। टेलीविजन ट्यूब की फिलामेंट के साथ सीरीज में नेगेटिव अल्फा का थर्मिस्टर लगा देते हैं टू कंपनसेट द या टू मेक द कांस्टेंट ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट कांस्टेंट। दूसरा, पॉजिटिव अल्फा का थर्मिस्टर। बेटा कई बार ऐसा होता है जो हम बैटरी लेते हैं, सेकेंडरी सेल, दो सेल आपने किए हुए हैं केमिस्ट्री में, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी सेल
को बार बार रिचार्ज किया जा सकता है, जो आपके इन्वर्टर में बैटरी है। सेकेंडरी सेल का दूसरा नाम एक्यूमुलेटर भी होता है। सेकेंडरी सेल का तीसरा नाम स्टोरेज बैटरी भी होती है, स्टोरेज बैटरी। इन बैटरीज का रेसिस्टेंस, इस बैटरी का रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस लो होता है, इसलिए इसमें शॉर्ट सर्किट के चांस ज्यादा होते हैं। इसलिए इनके सीरीज में पॉजिटिव अल्फा का थर्मिस्टर लगा लेते हैं। पॉजिटिव अल्फा का थर्मिस्टर के बाई चांस अगर करंट एकदम ज्यादा करंट आ जाए, हीट ज्यादा बने, तो ये बैटरी डैमेज हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव अल्फा का थर्मिस्टर रेसिस्टेंस इंक्रीज करके करंट को कंट्रोल कर लेगा, हमारी बैटरी को प्रोटेक्ट कर देगा। सिमिलर केस होता है गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस भी लो होता है, इसमें भी अगर ज्यादा करंट आ जाए तो ये भी डैमेज हो जाएगा। इसलिए बस याद करना है, थर्मिस्टर ऑफ पॉजिटिव अल्फा मीन्स positive temperature coefficient of resistance is used in series with galvanometer or battery to safeguard them or to avoid the short circuit। बेटा देख, छोटी सी बात है बिल्कुल। क्या? पहला तो थर्मिस्टर की डिस्कवरी किसने की? थर्मिस्टर होते क्या है? एक लाइन है, थर्मिस्टर टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है। थर्मिस्टर का अल्फा ज्यादा होता है, ज्यादा मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी। थर्मिस्टर के रेसिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। थर्मिस्टर मेटल्स और सेमीकंडक्टर के ऑक्साइड्स के बने होते हैं। थर्मिस्टर का एक यूज है कंपनसेटरी डिवाइस। कब? जहां पे कांस्टेंट करंट करना हो, अगर रेसिस्टेंस बढ़ जाए तो नेगेटिव अल्फा का थर्मिस्टर लगा के रेसिस्टेंस कम कर देंगे। रेसिस्टेंस घट जाए, पॉजिटिव अल्फा का थर्मिस्टर लगा के रेसिस्टेंस ज्यादा कर देंगे। कंपनसेटरी डिवाइस होगी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देख दूसरी बात, जो चीज टेम्परेचर पे डिपेंड करे, जो टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस हो, तो उनका मतलब तो वो टेम्परेचर तो इजीली मापेंगे आराम से। इसलिए हमेशा ये बात लिख देंगे कि जहां भी किसी चीज में टेम्परेचर की वजह से कोई वेरिएशन बने, इसका मतलब वो चीजें कैसे यूज की जा सकती है? एज ए थर्मामीटर। These thermistors can be used as a sensitive thermometer। सही बात है। अरे थर्मामीटर टेम्परेचर ही तो पढ़ता है, और जिस चीज के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़े वो तो इजीली पढ़ेगा उसे। ये हो गया बेटा इसका सेकंड यूज। अब थर्ड पे आओ। देखो, जब किसी चीज के ऊपर रेडिएशन डालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, किसी के भी ऊपर जब रेडिएशन डालते हैं, उसकी वजह से भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो जहां भी कोई चीज टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस हो, वहां ये जरूर लिख दो कि these are also used to measure, मापने के लिए किसको? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो मैंने क्या बताया, जो चीज टेम्परेचर पे चेंज कर जाए, टेम्परेचर से सेंसिटिव हो, उसको एकदम, ये दो बातें तो आंख बंद करके लिख दो कि दीज आर यूज्ड एज ए थर्मोमीटर and these are used to measure the intensity of electromagnetic radiation. Fourth, these are used in temperature controlled unit, of any industry। भाई हमें कहीं पे टेम्परेचर मापना है कि भाई यहां पे टेम्परेचर की वेरिएशन ज्यादा ना हो जाए, तो हमने एक थर्मिस्टर लेके, एक इलेक्ट्रिक बेल लेके या अमीटर लगा दिया, अमीटर, एक बैटरी, यहां पे करंट पास कर दिया। अब जैसे इसमें टेम्परेचर चेंज होगा, इसका रेसिस्टेंस शार्पली चेंज होगा, करंट की वैल्यू शार्पली चेंज होगी। इसका मतलब हमें यह पता चल जाएगा कि भाई हाँ यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। These are used in temperature controlled unit of industry. Fifth, these are used to protect वाइंडिंग, मतलब जो बांधते हैं ना तारों से, वाइंडिंग ऑफ किसकी, ट्रांसफार्मर में भी वाइंडिंग होती है, ट्रांसफार्मर और क्या वाइंडिंग, मोटर्स, किसी ट्रांसफार्मर और मोटर्स की वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे सीरीज में लगा देते हैं, ताकि टेम्परेचर इंक्रीज होके इसका अल्फा वो रेसिस्टेंस चेंज हो जाए और टेम्परेचर कांस्टेंट आ जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट। बेटा इसको अच्छी तरह कर लेना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर कंडक्टिविटी एंड सुपर कंडक्टर्स। पर उससे पहले देखो एक बार, जो मैंने आपको 5 यूज करवाए थे अभी, किसके, थर्मिस्टर्स के, उसमें एक ये यूज और लिख लेना बेटा, ये रह गया था कि दीज आर यूज्ड इन वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड रिमोट सेंसिंग। इसको बस याद करना है। अब भाई इसके यूज कैसे होंगे, उसके लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर और रिमोट सेंसिंग को तो कर नहीं सकते कंप्लीट, तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको ये याद करना है। 5 यूज पहले हो गए थे, छठा यूज ये है कि थर्मिस्टर्स आर यूज्ड इन वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड रिमोट सेंसिंग। अब इस पे आओ, सुपर कंडक्टिविटी एंड सुपर कंडक्टर्स। ध्यान से देखना, अभी मैं आपको बहुत बार बता चुका था कि मेटल्स का रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, मेटल्स का रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है विद राइज इन टेम्परेचर। रीजन हो चुका है बहुत अच्छी तरह प्रीवियस वीडियोस में, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, कोलिजन जल्दी होने लगेंगे। इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, मेटल का रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा विद राइज इन टेम्परेचर, अल्फा पॉजिटिव होगा। अब अगर हम किसी का टेम्परेचर डिक्रीज करने लगे,
तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होना चाहिए विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जो जो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, हर एक मेटल का होगा। इसलिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस कंप्लीटली या कंसीडरेबली जीरो हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। इस फिनोमेना को सुपर कंडक्टिविटी बोलेंगे। और उस सब्सटेंस को जो लो टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस जीरो हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए, उसको सुपर कंडक्टर्स कहेंगे। दो बातें हो गई। सुपर कंडक्टिविटी, इट इज द फिनोमेना इन विच with decrease in temperature, resistance going on decreasing at a particular temperature at which resistance becomes zero. That temperature is called critical temperature or transition temperature, and this phenomena is called superconductivity. And the substance metals shows this phenomena is called superconductors. So definition में it is found that some metals or alloys lose their resistance considerably or completely at low temperature. बस समझा तो मैंने दिया कि वे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज करने लगे, रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। जब एक जो सब्सटेंस एक पर्टिकुलर लो टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस कंसीडरेबली लो हो जाए या कंप्लीटली जीरो हो जाए, उस फिनोमेना को दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। एंड substance which shows this phenomena are called superconductors. Temperature at which a substance lose their resistance completely is known as transition temperature or critical temperature. For example, critical temperature मरकरी का 4.2 केल्विन और एल्यूमिनियम का 1.5 केल्विन। अगर कोई हमें ग्राफ कहे तो बेटा इसके अलोंग रेसिस्टेंस ले लिया या रेसिस्टिविटी ले ली, एक ही बात है, आर और रेसिस्टिविटी। अगर वो हमें आर का इफेक्ट कहे तो आर ले लेंगे, रेसिस्टिविटी कहे तो रो ले लेंगे। ये टेम्परेचर हाई है, जो जो टेम्परेचर कम करते जाएंगे रेसिस्टेंस कम होता जाएगा। मरकरी के केस में 4.2 पे आने पे रेसिस्टेंस कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। 4.2 केल्विन है, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत कम टेम्परेचर है। 4.2 केल्विन मतलब 8.862 माइनस सेल्सियस, इतना सेल्सियस। इसलिए इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, लोग डिस्कवरी कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई सब्सटेंस रूम टेम्परेचर के आसपास सुपर कंडक्टिविटी शो कर दे तो बहुत फायदा हो जाएगा। एनर्जी लॉस बहुत कम हो जाएगा रेसिस्टेंस के अक्रॉस। यहां तक बेटा ये ठीक है। अब इस सुपर कंडक्टिविटी का कोज, इसका कारण क्या है, सुपर कंडक्टिविटी का रीजन क्या है, कोज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, कोज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, ये मैं आपको अभी पूरा लिख दूंगा, पर उससे पहले जो एक्सप्लेनेशन है वो देखो। ध्यान से, मैंने आपको ये बताया था भाई
कि इस वायर में हर एक इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता रहता है बहुत ज्यादा वेलोसिटी से, जिसे हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला 3kT/m होता है। ये है थर्मल वेलोसिटी, जो प्रीवियस में मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में बहुत अच्छी तरह करवा चुका। ये थर्मल वेलोसिटी है। अब जैसे ही हमने इसके ऊपर बैटरी की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो हर एक इलेक्ट्रॉन एक ये थर्मल वेलोसिटी और एक इस वेलोसिटी के अंदर चल पड़ा अपोजिट टू ई। ये फोर्स लग गई ना इसके ऊपर, ये थर्मल, ये ई। इसलिए इन दोनों के असर में ये इलेक्ट्रॉन कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लूज कर लेता, गेन कर लेता है, एक्स्ट्रा एनर्जी गेन कर लेता है। और जब इसका कोलिजन होता है तो ये उस एक्स्ट्रा एनर्जी को मॉलिक्यूल को या एटम को ट्रांसफर कर देता है। फिर स्टार्टिंग से चला, फिर एनर्जी गेन की, फिर कोलिजन हो गया, फिर ट्रांसफर हो गया। ये बेटा मैं बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका आपको, ज्यादा टाइम नहीं लगाओ इसमें। जैसे बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे, जब हमने ई लगाई, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर ई के अपोजिट फोर्स लगी, हर इलेक्ट्रॉन इस ई की फोर्स की वजह से कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करेगा। वो एनर्जी कोलिजन के ड्यूरिंग ये मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देगा। फिर थर्मल रह गए इसके पास। इसका मतलब जो रेसिस्टेंस का रीजन है, रेसिस्टेंस का जो रीजन है वो ये कोलिजन है। रीजन ऑफ रेसिस्टेंस क्या है? ये कोलिजन। जिन कोलिजन के ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी लूज कर देता है, फिर स्टार्टिंग पे वहीं पे आ जाता है। अब अगर ये कोलिजन ना हो, इलेक्ट्रॉन ई के अपोजिट चलता रहे आराम से, तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर ये कोलिजन ना हो, इलेक्ट्रॉन ई के अपोजिट वेलोसिटी गेन करता रहे, अपनी एनर्जी लूज ना करे, तो ये रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। अब लो टेम्परेचर पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, लो टेम्परेचर पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके सारे, वो इकट्ठे मिलके एक कोरेंस क्लाउड बना देंगे। उसको बोलते हैं कोरेंस क्लाउड। लो टेम्परेचर पे सारे इलेक्ट्रॉन मिलके एक कोरेंस क्लाउड बना लेते हैं। अब बताओ, जब इसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, बेटा मेटल्स में इतने इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होते हैं, तो इसका चार्ज भी इंक्रीज हो गया, इसका मास भी इंक्रीज हो गया। कब? लो टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर पे इन्होंने अपनी थर्मल वेलोसिटी लूज कर दी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनके ऊपर फोर्स लगेगी, तो ज्यादा फोर्स लगेगी क्योंकि चार्ज ज्यादा है, मास भी ज्यादा हो गया, तो इनके पाथ को ई के अपोजिट, इनके पाथ को वो जो कोलिजन है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे तुमने सुना है भाई, अकेली एक लकड़ी लेके पकड़ो टूट जाएगी, दूसरी भी ऐसे ही टूट जाएगी। पर अगर हम एक बंडल बना लें लकड़ियों का और उसको तोड़ने की कोशिश करें तो वो नहीं टूटेगी। बिल्कुल यही बात यहां पे है। जब अकेला इलेक्ट्रॉन ई के अपोजिट चला था, उसका कोलिजन हुआ था, कोलिजन में उसने अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी लूज कर दी, पर लो टेम्परेचर पे सारे इलेक्ट्रॉन
कोहेरेंस क्लाउड की फॉर्म में आ जाते हैं। चार्ज और मास इस स्पेस का इंक्रीज हो जाता है। ये जब E के अपोजिट चलेंगे तो इनके मोशन के ऊपर कोलिजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो रेसिस्टेंस खत्म। दिस इज कॉल्ड कोज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, जिसको अब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं पूरे का पूरा। अब बेटा ये देखो, कोज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी आपको ये लिखना है सारा। लॉस ऑफ रेसिस्टेंस, देखो कुछ चीजें है ना बहुत टिपिकल सी हैं। अगर देख ये इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी की वजह से यहां गया है बेटा, और कुछ बुक्स ये कह देती हैं देख इसके इस मेटल में इन फ्री इलेक्ट्रॉन से अलग जो चीजें बची उन्हें कुछ बुक्स कह देती हैं आयंस हैं भाई, वो आयंस। कुछ कह देती हैं नहीं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर तो आए नहीं। अब ये आपकी है कि भाई जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके बाद इस मेटल में जिसका ये फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको आयन मानो, एटम या मॉलिक्यूल। ये फ्री इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी की वजह से यहां आया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने की कोशिश करेगा। इन दोनों फोर्स के अंदर ये ऐसे चलेगा, यहां आके इसका कोलिजन हो गया, किसके साथ? एटम या मॉलिक्यूल के साथ या आयन के साथ। उस कोलिजन के ड्यूरिंग इसकी एक्स्ट्रा एनर्जी इसने एटम या मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर दी, इसलिए एटम या वायर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ये हम कर चुके सारे। अब वो ये कहता है कि लॉस ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी एट लो टेम्परेचर इज ड्यू टू म्यूचुअल कोहेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। के लो टेम्परेचर पे सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलके एक क्लाउड बना देते हैं, इकट्ठा स्ट्रोंग हो जाते हैं बहुत। लॉस ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी एट लो टेम्परेचर इज ड्यू टू म्यूचुअल कोहेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सुपर कंडक्टर्स। अब ये जो आयंस हैं या एटम्स हैं, ये जो थर्मल वेलोसिटी की वजह से ऑक्सीलेट भी कर रहे हैं, इनके साथ इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, उसकी वजह से हमारा रेसिस्टेंस था। अब आपको ये कहना है कि दीज आयनिक वाइब्रेशन मींस थर्मल मोशन ऑफ आयन, इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल्स, जो ये बाकी सारे वहीं के वहीं ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, वो तो करेंगे ही, गैस में भी सब्सटेंस में भी, ठीक है। सॉलिड में इनका वाइब्रेशन कम होता है, विच डिफ्लेक्ट द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स ड्यूरिंग कोलिजन। कोहेरेंस क्लाउड से पहले इस इलेक्ट्रॉन का इन आयनिक वाइब्रेशंस के साथ कोलिजन होकर इनके पाथ को डिफ्लेक्ट कर दिया जाता था, पर कोहेरेंस क्लाउड के बाद ये कोलिजन अनेबल टू डिफ्लेक्ट दिस कोहेरेंस क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ट्रांजिशन या क्रिटिकल टेम्परेचर। क्यों? इट मीन्स मोशन ऑफ कोहेरेंस क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू ई तो चलेगा ही, is not restricted by collision, or we can say that no effect of collision on path of electron। जब ये कोहेरेंस क्लाउड हो गया तो इसके पाथ के ऊपर इन वाइब्रेशंस के, इन आयंस के साथ, एटम्स के साथ, मॉलिक्यूल के साथ, इसके कोलिजन से इसके पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ना।
अरे सिंपल सी बात है, कोई छोटा सा आदमी, कोई मान लिया कोई खरगोश है, वो किसी जंगल में चले तो वो तो ऐसे रास्ता ढूंढता हुआ निकलेगा बेटा। और जो एलिफेंट होगा वो तो नाक की सीध में चलेगा, सारी चीजों को हटाता हुआ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पहले अकेला था, ये कमजोर था, इसके कोलिजन होते ये अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेते थे एटम्स इससे, फिर ये स्टार्टिंग से ई के अपोजिट चलना शुरू कर देता था। पर जब ये इलेक्ट्रॉनों ने आपस में मिलके एक कोरेंस क्लाउड बना लिया और ये ई के अपोजिट चलने लगे, तो इनके ई के अपोजिट पाथ को ये एटम्स और आयंस के साथ का कोलिजन, जो रेसिस्टेंस का रीजन था, वो डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता इस कोलिजन के पाथ को, और ये कोरेंस क्लाउड ई के अपोजिट मजे से चलता है, इसलिए इसका रेसिस्टेंस 0 हो जाता है। इसलिए ये कोज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी है कि इट मींस मोशन ऑफ कोरेंस क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू ई is not restricted by collision, or we can say that no effect of collision on the path of electrons, which is the region of resistance. Thus resistance of superconductors becomes 0 at critical temperature. अब बेटा अब देखो इसकी सुपर कंडक्टिविटी की एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। The most important application is that once current is set up in a superconducting ring, एक रिंग ले लिया हमने ये, और ये रिंग है सुपर कंडक्टर का बना हुआ। इस रिंग में हमने एक बैटरी की हेल्प से करंट पास करवा दिया, इलेक्ट्रॉन ई के अपोजिट चलने लगे, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव बन गया। एक बार जब ये करंट सेट हो गया, उसके बाद आप इस बैटरी को ऑफ कर दो, इसमें करंट बना रहेगा। ये लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, व्हेंस करंट इज सेट अप इन ए सुपर कंडक्टिंग रिंग, इट विल कंटिन्यू इनफाइनाइटली इवन इफ बैटरी कनेक्टेड टू इट इज स्विच ऑफ। बेटा सोचो एक बात, तो ये रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी में वो काम करता है जो आपकी मैकेनिक्स में फ्रिक्शन करता था, फ्रिक्शन वो रेसिस्टेंस करता है। अगर आप कहीं पे एक बार किसी बॉडी को मोशन में सेट कर दो, मोशन में, और वहां फ्रिक्शन ना हो तो ये इनफाइनाइट टाइम तक मोशन में रहेगी, रोकने वाला कोई नहीं। फ्रिक्शन है तो ये रुक जाएगी क्योंकि अपोजिंग फोर्स हो गई। तो बेटा जब हम एक बार रेसिस्टेंस खत्म कर दें, फिर तो एक बार करंट सेट किया हुआ करंट इंफिनिटी टाइम तक एग्जिस्ट करेगा, चाहे हम उसमें से बैटरी लगाई हुई बैटरी को स्विच ऑफ कर दें। सो मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन ये हुई कि अगर मेरे या आपके पास कोई सुपर कंडक्टिंग रिंग है और उसमें हम बैटरी लगा के करंट सेटअप कर देते हैं, तो बैटरी का स्विच ऑफ करने के बाद भी करंट उसमें कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि करंट को रोकने वाला, अपोज करने वाला जो रेसिस्टेंस है वो तो है ही नहीं जिसके अगेंस्ट बैटरी को काम करना पड़ेगा। इसलिए इसकी ये पहली एप्लीकेशन अच्छी तरह याद कर लेना। दूसरी हम करेंगे आगे कि पावर लॉस होता है
मेरे ख्याल से शायद तुम्हारी 10th में भी है ये टॉपिक कि जो पावर है वो ये होती है, पर पावर लॉस हम इस फॉर्मूले से लेते हैं। तो अगर सुपर कंडक्टर्स का आर नी है, इट मीन्स पावर लॉस 0, आर 0 तो पावर लॉस 0। तीसरी, पावरफुल मैग्नेट, बेटा जब करंट पास करोगे रेसिस्टेंस है नहीं, तो छोटी बैटरी भी बहुत ज्यादा करंट बना देगी ना। रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत बहुत कम है, तो एक 1 वोल्ट की बैटरी भी बहुत ज्यादा करंट बना देगी। और आपको पता है इसमें करंट पास करने पे ये मैग्नेट बन जाता है। इसका मतलब एनर्जी लॉस नहीं होता। पावरफुल मैग्नेट कैन बी मेड यूजिंग द सुपर कंडक्टर्स। अब आपने सुना भी होगा इंडिया में 30% पावर लॉस है ड्यू टू ट्रांसमिशन। भाई जैसे बाखड़ा से हमारे यहां ट्रांसफर होती है पावर, ठीक है, हाई वोल्टेज होती है, पर फिर भी कुछ तो एनर्जी लॉस है ही ना, बहुत ज्यादा, 30% के नियरली। तो अगर सुपर कंडक्टिविटी रिजल्ट्स नो पावर लॉस इन पावर ट्रांसमिशन लाइन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, सुपर कंडक्टिविटी होगी, रेसिस्टेंस कम होगा, पावर लॉस कम होंगे। फिफ्थ, सुपर कंडक्टिविटी यूज्ड बाय साइंटिस्ट फॉर द हाई लेवल रिसर्च पर्पज इन लैबोरेटरीज। लैबोरेटरीज में हाई लेवल रिसर्च पर्पज के लिए सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना यूज किया जाता है। ये बेटा सारे के सारे याद करना। यूज्ड फॉर मेकिंग हाई स्पीड कंप्यूटर। अब ये तो आएगा ही भाई हर टॉपिक में, जिसमें इस टाइप के डिवाइस होंगे उनके यूज की बात आएगी, पर उसका मतलब ये थोड़ी कि जहां पे उसका यूज करेंगे उस सारी चीज को पढ़ेंगे हम। अब तुम ये तो मेकिंग हाई स्पीड कंप्यूटर में कैसे यूज होता है बेटा आपको लर्न करना है। यूज्ड इन थिन फिल्म डिवाइसेस एंड लेविटेटेड व्हीकल्स, मतलब ऐसी ट्रेन सुनी होंगी तुमने जो अपने ट्रैक से थोड़ा ऊपर उठ के उड़ती हैं, चलती हैं, ट्रैक पे टच नहीं होती। उसमें 2 मैग्नेट होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, एक जो उसे थोड़ा सा रिपेल करके ट्रैक से ऊपर रखते हैं, एक वो जो आगे खींचते हैं। अब वो मैग्नेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब बनेंगे? जब सुपर कंडक्टिविटी होगी, करंट ज्यादा होगा। तो ये यूज आपको याद करने हैं, यूज्ड इन थिन फिल्म एंड लैमिनेटेड व्हीकल्स। ये सातों यूज अच्छी तरह करना बेटा। फिर इसकी एक लिमिटेशन ये याद कर लेना कि भाई सुपर कंडक्टिविटी जनरली बहुत लो टेम्परेचर पे बिहेव करते। सुपर कंडक्टर्स सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमेना को लो टेम्परेचर पे शो करते हैं, और ये इसकी लिमिटेशन है। अगर ये रूम टेम्परेचर पे कर दें फिर तो मजे हो जाएंगे। और आजकल ये आपको याद करना है कि 125 केल्विन अपर लिमिट है टेम्परेचर की, जिसपे हमें सुपर कंडक्टिविटी शो करने वाले एलॉयज हमने बना लिए। उन एलॉयज के नाम की जरूरत नहीं है, बस ये बात करनी है लिमिटेशन के सुपर कंडक्टिविटी एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर at present upper limit of temperature at which material behave as a superconductor is about 125। ये कंप्लीट हो गया बेटा 2 चैप्टर आपके, 2 टॉपिक थ्योरी के। इनमें से एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आता है और पेपर में तो आते ही आते हैं। इन्हें याद करो बेटा अच्छी तरह अपने नोट्स बना के। थैंक यू।